ठीक है। आंसर वैसे सभी स्टूडेंट का बी आ रहा है, कल क्लास हुआ था। बी आ रहा है, बी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि टीबी जो क्षय रोग होता है उसका कारक जीव क्या है, मतलब कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है टीबी के लिए। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो मतलब इस तरीके से भी पूछेगा कि टीबी में किस प्रकार का बैक्टीरिया होता है, या टीबी किस प्रकार किस संबंधित रोग है, बैक्टीरिया, फंगल, वायरस। तो आपको आना चाहिए कि बैक्टीरियल जनित रोग है जिसमें कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस इसमें कारक जीव माने जाते हैं, यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सभी स्टूडेंट का बी आंसर आ भी रहा था, बी बिल्कुल सही था। ये भी तो आप सबके लिए बहुत ही आसान हो गया। कह रहे हैं कि बीसीजी वैक्सीन किस रोग से बचाव के हेतु लगाए जाते हैं। आज इसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले इसलिए क्वेश्चन आया है, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को हमने पहले ही बता रखे हैं, एक से दो बार बता चुके होंगे। तो आज इस चेचक के बारे में भी समझेंगे, गल सुआ के बारे में भी समझेंगे, क्षय रोग के बारे में भी समझेंगे, टाइफाइड के बारे में भी समझेंगे। तो बीसीजी जो वैक्सीन है वो मतलब क्षय रोग, टीबी रोग को ही कहते हैं, जो अभी देखे थे उसी को कहा जाता है। तो उसी के लिए मतलब कि ये दिए जाते हैं जब बच्चे को जन्म होता है, तो टीबी रोग से बचाव के लिए ये मतलब कि सुरक्षा हेतु दिए जाते हैं। यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, बीसीजी वैक्सीन नवजात को टीबी से सुरक्षा हेतु दिया जाता है, लिखा गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, ये मतलब जीके टाइप क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से प्रीफर करते हैं और आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेज है। तो बताइएगा कि विश्व टीबी दिवस, जो भी टॉपिक जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं बीटीएससी की तरफ से, वो हम आपको बता देंगे, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में आपके एग्जाम हो तो ये नहीं लगे कि मेरा शिफ्ट टफ हो गया सर, इसका शिफ्ट आसान हो गया। क्योंकि हम उस चीज जैसे कि टीबी से ही जिसमें बीसीजी से रिगार्डिंग आ जाएगा, तो वो तो उसके लिए आसान हो गया। लेकिन अगर ये पूछ दिया तो ये भी तो आपको आना चाहिए ना, ये भी तो उसी से रिलेटेड है। तो वही चीज करते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम होता है, जैसे कि टीबी से ही रोग से रिलेटेड पूछना है, तो इससे 5-6 क्वेश्चन बनाएंगे, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन डालेंगे। अब जिस शिफ्ट में आपको पकड़ा गया उस शिफ्ट में उस तरीके से क्वेश्चन आपको पता चलेगा। वो उसी से स्टूडेंट को हार्ड लगता है, उसी से स्टूडेंट को ईजी लगता है। तो टीबी दिवस अगर विश्व भर में बात कर ले तो सी आ रहा है मैक्सिमम का, कुछ का बी भी आ रहा है, लेकिन कुछ सही है कुछ गलत है। तो चलते हैं हम लोग अब फिर से थ्योरी की तरफ। यहाँ तक आप लोग बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर गलतियाँ किए हैं आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंटों ने गलतियाँ किए हैं। 1 दिसंबर को आई थिंक एड्स दिवस मनाए जाते हैं, टीबी टीबी रोग नहीं मनाए जाते, जो आप लोग सी कर रहे हैं ना। 1 दिसंबर नहीं होगा, 1 दिसंबर को एड्स डे के रूप में मनाए जाते हैं। चलिए सब पता चल जाएगा, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। चलिए यहीं से आ जाएगा। फर्स्ट वही है क्षय रोग, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं। देखिए तपेदिक अगर इस तरीके से भी पूछेगा, तपेदिक रहे, क्षय रोग रहे, टीबी रहे, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि क्षय रोग का एक संक्रमण रोग है, कैसा है, तो यह एक संक्रामक रोग है जिसमें कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु से होता है। ये अभी हमने क्वेश्चन में भी देखे थे। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु है। यह मुख्यतः फेफड़े को प्रभावित करता है। अगर पूछेगा कि क्वेश्चन बनेंगे, इसी सब पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं कि टीबी रोग या क्षय रोग में शरीर के कौन से अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मुख्यतः फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको करता है, तो मुख्यतः यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो फैलने का तरीका, संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से फैलते हैं, ये तो आप सबको भी पता है। हवा के माध्यम से जो ड्रॉपलेट होता है उसके माध्यम से फैल जाते हैं। लक्षण इसका है 2 सप्ताह से अधिक खांसी होना, मतलब 2 सप्ताह से अधिक दिनों तक खांसी होना। क्या बोल रहे हैं सविता, चलिए। या बलगम, जो बलगम होते हैं, इस तरीके से हम बताए थे ना आपको, एल्विलीज होती है, उसके बाद इसमें ब्रोंकाई होता है, इस तरीके से बना हुआ रहता है। और इस पर जब बलगम जम जाते हैं तो उससे दमा, मतलब कि इस पर अगर जम जाते हैं तो उसको बलगम कहने लगते हैं, छिद्र हो जाते हैं। तो उसी तरीके से कह रहा है कि बलगम में खून आना, या उसके बाद है
वजन कमी होना, ये सब लक्षण है। रात में पसीने आना, बुखार, ये सब क्या है, तो इसका लक्षण है। जांच इसके लिए 3-4 तरीके की जांच है जो आपको बताया जा रहा है। इसमें मेनली आपको ये टेस्ट आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। चेस्ट टेस्ट, तो चेस्ट का एक्सरे ये तो आप लोग नॉर्मली जानते ही हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, एक बार पूछा गया है, तो इसके बारे में फुल फॉर्म भी बताएंगे, डिटेल्स में भी बताएंगे। क्वेश्चन तक आप इंतजार करिए, क्वेश्चन में इसका डिटेल्स डाला गया है, ठीक ना। तो ये सब इसके जांच है। स्प्यूटम टेस्ट सब हो गया, और NAAT जो हो गया, ये महत्वपूर्ण होते हैं इसके लिए। और चेस्ट एक्सरे तो ये तो आप सबको पता था। तो ये चार तरीके से उसमें मतलब कि जांच किए जाते हैं। उपचार की बात कर ले तो डॉट्स थेरेपी या डॉट्स प्रणाली आप लोग को पहले से पता था। और बच्चों में BCG का टीका दिया जाता है, अभी जस्ट देखे हैं। देखिए इतना डिटेल्स में बताते हैं। अब बताइए तो, कभी भी किसी भी तरीके से टीबी से रिगार्डिंग क्वेश्चन अगर फ्रेम करेंगे एग्जामिनर, अगर आप लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं तो क्या गलती होंगे किसी से? आसानी से बना सकते, बिना कंफ्यूजन के आप लोग बना लीजिएगा। इसलिए इतनी सारी चीज़ के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। फाइफरा को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ये तो बता ही चुके हैं ना सविता। चलिए, डॉट्स, BCG, एंटी टीबी ड्रग्स भी दिए जाता है, INH, ये सब बताएंगे। और ये इसका मेडिसिन है, क्या है, तो टीबी में दी जाने वाली ये मेडिसिन का नाम है रेफिम्पिसिन, जो होती है मतलब कि ये आपका मेडिसिन होती है जो कि टीबी में दिए जाते हैं। ये एक तरीके से थेरेपी है। उसके बाद BCG का जो टीका होता है वो मतलब कि नवजात शिशुओं में दिए जाते हैं। तो यहाँ से किसी भी तरीके से क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे तो अब आपको दिक्कतें नहीं आएंगे। इतना बताने के बाद ये सब सारा उसी से रिगार्डिंग है, उसके उपचार को लेकर ही मेडिसिन सबका नाम दिया गया है। रोकथाम, BCG वैक्सीन तो पता ही है। खांसते समय मुंह को ढकना, पोषण युक्त आहार देना, क्योंकि उसमें वजन सब सारी चीजें घटने लगती है, तो इस सब रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके रिगार्डिंग महत्वपूर्ण तथ्य है, टीबी डे, जो विश्व टीबी दिवस के बारे में अभी जाने थे, वो 24 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो 24 मार्च को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। और BCG जन्म के बाद लगाया जाता है। BCG के टीका बारे में तो बहुत बार बता चुके हैं। तो मतलब कि अब आपको ये भी पता चल गया कि टीबी दिवस के रूप में 24 मार्च को मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही, अब गलती नहीं होना चाहिए। उस क्वेश्चन में जो आप लोग गलतियां कर रहे थे, अब गलती नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि चेचक, स्मॉल पॉक्स, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। चेचक एक अत्यंत संक्रामक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 30 क्वेश्चन करना है आप ही सबको, हम नहीं कुछ करेंगे, आप ही सबको सारा आंसर करना है। इसलिए तो हम थ्योरी करवाते हैं ना, पहले थ्योरी करवाते हैं ताकि आपको थ्योरी भी क्लियर हो और उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो और सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा। और मेरे से पढ़ने का यही एडवांटेज है कि आपको क्वेश्चन में ये नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमसे एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहिएगा। और यही सब क्वेश्चन आता है, आपको हमने करवा के भी दिखा दिए। और भी कुछ टॉपिक हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोग लगाइएगा PYQ, आपको पता चल जाएगा। सारे तो मिल ही जाएंगे। PYQ का हमने जो क्वेश्चन का PDF था वो भी भेज चुके हैं। चेचक, स्मॉल पॉक्स जो होती है, यहाँ पर मतलब कि दिया गया है कि चेचक एक अत्यंत संक्रामक वायरल रोग है। वायरल रोग था मतलब कि जो वेरिलो जो वायरस होती है, वेरियोला वायरस जो होती है, वेरियोला वायरस से ये होता है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। या अब यह विश्व में समाप्त हो चुका है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया था कि संक्रमण रोग था, क्योंकि यह मतलब कि पूरी तरीके से WHO के द्वारा भी बोला जा चुका है कि इसका समापन हो चुका है, उन्मूलन हो चुका है। एक आध केस मिलते हैं तो वो नेग्लिजिबल माने जाते हैं। तो वही कह रहा है कि अब यह विश्व से समाप्त, इरिडिकेट हो चुका है, ठीक ना। कौन सा रोग पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे TB दे देगा, पीलिया दे देगा, उसके बाद टाइफाइड दे देगा, चेचक दे देगा। पूछेगा कि इनमें से कौन से रोग का उन्मूलन हो चुका है। तो अब तो गलती नहीं ना होनी चाहिए, सभी चीज़ों को रिलेट करना सीखिए। जो भी बताते हैं उस बात को ध्यान देना,
मतलब कि उससे ध्यान से सुनिए, तो आपको हर एक जो थ्योरी पॉइंट्स है वो आपको क्वेश्चन नजर आएगा, क्योंकि उसी तरीके से हम आपको लाते भी है क्वेश्चन। फैलने का तरीका संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से होते थे, ये भी छींकने और खांसने से होते थे। लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द, पूरे शरीर में दाने निकल आते थे और सभी दाने में पस भरा रहता था। क्या होता था, तो शरीर में दाने आ जाते थे और दाने में पस जैसे भर जाता था, ये इसका लक्षण था। विशेषता दाने, आप दाने तो बहुत सारी चीज में देखे थे, अभी इससे पहले मिजल्स के बारे में पिछले क्लास में जाने थे, तो उसमें भी फेस से पहले निकलता था, उसके बाद पूरे शरीर में फैलते थे। लेकिन इसमें जो दाना निकलता था ये एक समान अवस्था का रहता था, दाने एक ही अवस्था में होती थी और उस ऊपर से उसमें पस भी बन जाते थे। ठीक है, विब्रियो वायरस से चेचक फैलता है, वही तो बताए हैं, तो वही चीजें फैल, अच्छा लिख रहे हैं आप अपने रिवीजन के लिए, चलिए ठीक है। चेहरे पर अत्यधिक दाने होते थे इसमें, ठीक है, और ये अब जनरली उन्मूलन हो चुका है। स्मॉल, इसके लिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दिए जाते थे, अब तो समापन ही हो चुका है लगभग, बहुत कम ही का एक आध केस देखने को कभी कभार मिल जाता है, लेकिन भारत में इसकी चपेट बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा मतलब कि फैलता था। WHO ने 1980 में ही इसको उन्मूलन घोषित कर दिया था, भारत में थोड़ा समय लगा था, लेकिन WHO ने इसको 1980 में ही उन्मूलन घोषित कर दिया था। अंतिम केस सोमालिया में मिला था, अंतिम केस इसका सोमालिया जगह थे वहां पर मिला था। ठीक है, अब मम्पस के बारे में समझने वाले हैं, जिसको गलसुआ भी कहते हैं। मम्पस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको गलसुआ कहते हैं, और इसके बारे में अब हम लोग समझने भी जा रहे हैं। ठीक है, गलसुआ की बात कर ले तो गलसुआ एक वायरल रोग था, मम्पस जिसको जानते हैं, ये मम्पस वायरस से होते हैं। ठीक है, इसका प्रभावित जो अंग है लार ग्रंथि को ये प्रभावित कर देता है, जो पेट्रियोटिक सिल्वर ग्लैंड्स होती है, सिल्वरी ग्लैंड्स, उसको प्रभावित कर देता है, मतलब कि ये लार ग्रंथि को ही प्रभावित कर देता है। और फैलने का अगर तरीका की बात कर ले तो ये खांसने और छींकने से ये भी होते थे, और संक्रमित वस्तुएं से भी फैलते थे। लक्षण की बात कर ले तो गले में सूजन आ जाता था और निगलने में दर्द आती थी, क्योंकि ये उसी से लार ग्रंथि से रिलेटेड थे, तो मतलब कि पाचन संबंधी तो आएंगे ही, तो गला में सूजन, निगलने में दर्द, बुखार, सिर दर्द, ये सब इसके लक्षण थे। कानों के नीचे सूजन आ जाते थे, तो ये सब इसमें लक्षण थे, और इसमें जटिलता, बहरापन सब आ जाते थे, ये सब इनकी जटिलता थे। रोकथाम, ये भी मतलब कि ट्रिपल वैक्सीन है एक तरीके से कह सकते हैं, तो MMR वैक्सीन इसके लिए दिए जाते थे, और इसके लिए हमने यहाँ पर दे भी रखे हैं। MMR का मतलब है मेजल्स, मम्पस, रूबेला, जो कि रूबेला और मेजल्स पिछले से पिछले क्लास में हमने करवा चुके हैं। ठीक है, पिछले से पिछले क्लास में हमने करवा चुके हैं। पूनम यादव सर बोले हैं ना कि बुक भी, तो बुक के लिए ऑर्डर करना पड़ेगा ना, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा ना। चलिए, तो MMR वैक्सीन का आप दोबारा नहीं पूछिएगा, यहाँ पर पूरी तरीके से फुल फॉर्म लिख दिया गया है, मेजल्स, मम्पस, रूबेला, और इन दो के अभी इसके बारे में बताएं, पिछले क्लास में इनके बारे में बताया। जिन सबको वो सब क्लासेज नहीं मिल रहे हैं, थ्योरी नहीं मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज नहीं मिल रहे हैं, एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप लोग इस नंबर पर जो सब नहीं ज्वाइन है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इतना बेहतरीन क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पर आना पड़ेगा, और आपको बहुत ही सटीकली, बहुत ही आसानी से आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाइएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग टाइफाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टाइफाइड को आंत जर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको आंत जर भी कहा जाता है। अगर इसकी बात कर ले, एक बार वीडियो को शेयर भी तो कर दीजिए आप लोग, कारण कि टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है, तो टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। इसके लिए सल्मोनेला टाइफाइड, मतलब कि टाइफी से होता है, मतलब ये सल्मोनेला टाइफी से फैलता है टाइफाइड। और फैलने का तरीका है दूषित पानी, ये तो पते है, दूषित पानी, दूषित भोजन, गंदगी एवं मक्खियों से युक्त जो भोजन होता है वो सब इनके लिए मतलब कि जिम्मेदार माने जाते हैं टाइफाइड के लिए। ठीक है, लक्षण लगातार तेज बुखार रहता है, पेट में दर्द, कमजोरी, कब्ज, दस्त, ये सब क्या है, टाइफाइड बीमारी का मतलब कि लक्षण है। इसमें हमेशा तेज बुखार देखने को मिलते हैं, प्लेटलेट सब भी कम हो जाता है इसमें। चलिए, हाँ सिलमोला। चलिए नेक्स्ट है जांच का वायरल टेस्ट है ब्लड
कल्चर टेस्ट है, ये मतलब कि इसके लिए जांच के लिए मतलब कि किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट तो भी जरूर किए जाते हैं, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि इसका प्लेटलेट कितना डाउन हुआ है, क्योंकि इसमें प्लेटलेट डाउन हो जाता है। इसके लिए एंटीबायोटिक उपचार, ORS और तरल भोजन सब ये सब दिए जाते हैं उपचार के तौर पर। रोकथाम के लिए स्वच्छ पानी पीना शुरू करिए, हाथ धोना, टाइफाइड का वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आप देखते होंगे जब भी टाइफाइड होता है तो डॉक्टर 1 सप्ताह तक का वैक्सीनेशन लिखता है, मतलब कि सुई देते रहते हैं लगातार, कंटिन्यूसली 1 सप्ताह देता है। टाइफाइड से मतलब टाइफाइड को इंटेरिक फीवर भी कहते हैं, मतलब कि आंतरिक ज्वर या क्या था, आंत जर भी था, वही बात हुआ, इंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। अगर इस तरीके से भी पूछेंगे इंटेरिक फीवर के बारे में, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये टाइफाइड का ही नाम है। पीलिया, देखिए पोलियो के बारे में कल ही बता दिए थे। पोलियो ड्रॉप्स जो मुंह के माध्यम से दिया जाता है वो कल ही बता दिए थे। जो सब कल के क्लास में ज्वाइन थे उसको पता होगा, कल हमने बता चुके थे। आज हम लोग पीलिया के बारे में जानते हैं, जिसको डॉन्डिस बोलते हैं ना, डॉन्डिस से भी आप लोग जानते होंगे। तो डॉन्डिस भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको डॉन्डिस कहते हैं, हिंदी में पीलिया कहते हैं। इसका बहुत सारे टाइप्स होते हैं पीलिया का। कह रहे कि पीलिया कोई रोग नहीं बल्कि एक लक्षण है, जिसमें शरीर में क्या होता है, बिलीरुबिन बढ़ जाता है। क्या होता है, एक लक्षण है जिसमें क्या होता है, तो इसमें बिलीरुबिन का क्या होता है, मात्रा बढ़ जाता है। इसका कारण है हेपाटाइटिस वायरस, लीवर रोग, पीत नली में अवरोध, ये सब क्या है, इसके कारण है। क्या क्या, तो हेपाटाइटिस वायरस, लीवर रोग, पीत नली में अवरोध। लक्षण इसका देख सकते हैं, आंख एवं त्वचा, जो आंख होता है एवं त्वचा ये पीले पड़ने लगते हैं। देखते होंगे आप, नाखून चेक करते होंगे, पीला पड़ गया। आंख देखते होंगे, अगर पीला पड़ जाता है तो कहते हैं ना कि इसको डॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है। हाँ बिल्कुल सही। तो और उसके बाद है गहरा पीला पेशाब होना, ये भी इसके लक्षण में आते हैं। भूख कम लगना, कमजोरी, ये सब मतलब कि इसके लक्षण में है। उपचार में अगर कह दीजिएगा तो मतलब कि इसके लिए ठंडे चीज़ों का सेवन करने के लिए दिया जाता है। बिलिरुबिन टेस्ट किए जाते हैं और लीवर फंक्शनल टेस्ट ये सब किए जाते हैं। ये सब तो टेस्ट हो गया। और अगर हम नॉर्मली अगर देखें तो इसमें आप लोग देखते होंगे 2 बार 3 बार स्नान करने के लिए बोले जाते हैं डॉन्डिस के दौरान। ठंडा भोजन है वो सब करने के लिए कहे जाते हैं। तो इसके उपचार में आप देख सकते हैं, आराम आराम करना चाहिए, बिल्कुल पौष्टिक भोजन करना चाहिए, अधिक पानी लेना चाहिए, डॉक्टर द्वारा दवा लेना चाहिए, ये सब इसके उपचार में आएंगे। रोकथाम में क्या आएंगे, तो स्वच्छ भोजन करना चाहिए, हेपाटाइटिस वैक्सीन लगाना चाहिए, शराब के सेवन से बचना चाहिए। और उसके बाद है हेपाटाइटिस बी और सी गंभीर पीलिया हो सकते हैं। मतलब कि हेपाटाइटिस हमने जाने थे कि हेपाटाइटिस पीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसमें हेपाटाइटिस बी और सी से गंभीर पीलिया हो सकता है, क्योंकि पीलिया का बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो अगर हेपाटाइटिस बी और सी के कारण हो रहे हैं तो उसमें गंभीर पीलिया हो सकता है। चलिए यहां तक क्लियर है सबको। तो आगे बढ़ेंगे, अब आप लोगों को लगता है क्वेश्चन की तरफ ही आ जाएंगे। बता दीजिए यहां तक क्लियर है इन सबको। ये सब तो बता ही चुके हैं, उसी चीज को दिया गया है। जैसे टीबी में माइक्रो एक चार्ट की तरह बता दिए हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जीव कारक होता है, इसके लिए BCG वैक्सीन दिया जाता है। स्मॉल पॉक्स जो चेचक थे उसमें विरियोला वायरस होते हैं, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दिए जाते हैं। मम्पस में मम्पस वायरस होता है, इसमें MMR वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, ये बता चुके हैं। उसके लिए टाइफाइड के लिए सल्मोनेला टाइफी होते हैं, जिसको टाइफाइड इंजेक्शन दिए जाते हैं। डॉन्डिस के लिए हेपाटाइटिस वायरस आदि जिम्मेदार होता है, इसके लिए हेपाटाइटिस का जो इंजेक्शन है मतलब कि उसका वैक्सीन है वो दिए जाते हैं। चलिए तो यहां तक क्लियर है। तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में शुरू करवाए थे तो वहीं से हमने करवा दिए थे कि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है वो क्षय रोग के लिए जिम्मेदार है, ये भी करवा चुके थे। यहां पर आप लोग फंस चुके थे। तो चलिए अब तो आंसर करने में दिक्कत नहीं है किसी को। हाँ तेल मसाला नहीं खाया जाता, हाँ ये भी मतलब कि सही है। उतना चीजें वो सब चीजें जानते हैं ना, इसलिए नहीं लिखे थे। जो नहीं जानते हैं वो सब दिए गए थे। चलिए तो विश्व टीबी दिवस के बारे में अब आप लोग को पता चल गया
कि ये आपको 24 मार्च को होता है, ये नहीं होंगे। ये दिसंबर महीना में तो एड्स दिवस मनाया जाता है ना, तो 24 मार्च को क्या होते हैं, तो विश्व टीबी दिवस के रूप में, तपेदिक रोग के रूप में मनाया जाता है, ताकि इस कोई भी दिवस इसलिए मनाया जाता है ना कि उसके फैलने के संबंधित जो भी जागरूकता हो सकते हैं वो बताया जाता है, उसके उपचार, उसके जागरूकता रिगार्डिंग बताया जाता है, इसलिए मतलब कि उससे मतलब कि एक दिन मतलब रिजर्व करके उस डे के रूप में मनाए जाते हैं। वर्ल्ड टीबी डे हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, ये तो पता चल गया। टीबी की आधुनिक जांच कौन सी है? चलिए, जांच ये सब उसी का जांच है, लेकिन कह रहा है कि टीबी के आधुनिक जांच के बारे में पूछ रहा है कि उसका आधुनिक जांच कौन सा है। तो चलिए, रीना का सी है, कुमारी रीना, बेबी, गायत्री, कंचन, मधु, खुशी, ऋषि, गायत्री, रूबी, अंशिका, शोभा, उसके बाद रीता, खुशबू, राधिका, प्रताप चंद्र। चलिए, प्रताप का बी है, श्रवण का सी है, रूपम का सी है, मनीषा का, श्वेता का, अर्पिता का। चलिए, अब नहीं लेंगे ऋषं का, बहुत नाम ले लिया। अब ये मत कहिएगा मेरा नाम नहीं लिए, जिसका ऊपर में जो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट किया उनका नाम जरूर लिया गया। तो देखिए, इसके लिए हमने वहां पर बताए थे कि CBNAT, ये मतलब कि क्या है, इसके लिए आधुनिक जांच के तौर पर माने जाते हैं। उसके बाद चेस्ट जांच, ये सब तो बताए ही थी, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में बता देते हैं। यहाँ पर दिया गया है CBNAAT टीबी एवं दवा प्रतिरोध का पता लगाता है। इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पर दे दिया गया है, कार्ट्रिज बेस न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, तो इसे जीन एक्सपर्ट से भी जानते हैं, इसको जीन एक्सपर्ट भी कहे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पता चल गया, अब तो ये पता चल गया ना, ये टीबी संबंधित आधुनिक टेस्ट है। इसका फुल फॉर्म ऐसे नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो हमने आपको बता रखे हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम जीन एक्सपर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। डॉट्स थेरेपी, ये तो आप सबको पता है, अब तक तो हमने लगभग 20 बार से भी ज़्यादा बता चुके होंगे। डॉट्स थेरेपी की बात कर ले तो ये क्षय रोग से संबंधित है, इसलिए समय देंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि आप सबको पता है कि ये डॉट्स थेरेपी क्षय रोग के लिए जिम्मेदार होता है, उसमें ये उसके उपचार के लिए ये पद्धति अपनाए जाते हैं। चेचक रोग का कारक कौन सा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या वेरियोला वायरस है, रेबीज वायरस, या रेट्रो वायरस, या पैरामिक्सो वायरस? 161 का ए बता रहे हैं और कुछ बी भी बता रहे हैं, और फंस रहे हैं आप लोग, जबकि थ्योरी कराने के बाद भी आप लोग का गलती हो रहा है। मैक्सिमम का ए आ रहा है, और कुछ सी भी बता रहे हैं, और बी भी बता रहे हैं। बी, ए, सी तीनों टाइप से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो ए सही होगा, ए सही होगा। वेरियोला वायरस अभी जस्ट बताए हैं, अभी जस्ट सभी के बारे में बताए थे कि किस रोग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और तुरंत गलती करिएगा तो कैसे होंगे बताइए, अभी जस्ट बताए हैं ना। तो रिवीजन जरूर करिए। कल वाला नोट्स नहीं मिला था क्या? आज दोनों एक साथ ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक ना, आज ग्रुप में दोनों एक साथ आप लोगों को मिल जाएगा। जिन सबको नोट्स सब नहीं मिल रहे हैं, रिवीजन जब तक नहीं करिएगा ना, नहीं आपका सिलेक्शन होगा। आपका अगर सिलेबस पूरा नहीं भी हुआ, मान के चलिए किसी का, अगर आप जितना पढ़े हैं उसी को रिवीजन कर लीजिएगा, मान के चलिए आप 60-65 ही बना लिए, तो सिलेक्शन के लिए उतने नंबर काफ़ी है। तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। तो अगर जो सब नहीं ज्वाइन है, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको लगता है हमें जॉब की ज़रूरत है, परमानेंट जॉब की, क्योंकि फिर हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा परमानेंट ANM फॉर्म भरने का, उसका कोई आता पता नहीं है, ठीक ना, फिर बहुत दिनों बाद ही आते हैं। PDF तो मिल ही जाता है ना, ग्रुप में तो मिल ही जाता है। कल वाला शायद भूल गए होंगे, तो आज दोनों एक साथ भेज देंगे। PDF तो सबका मिल जाता है। तो चेचक रोग के लिए वेरियोला वायरस जिम्मेदार होता है, तो अभी बता चुके हैं। स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं, वेरियोला वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। अब बता दीजिए, WHO ने चेचक उन्मूलन की घोषणा कब की थी? इसकी उन्मूलन मतलब समाप्ति की घोषणा कब किया था?
तो ये तो सबको पता है, अभी जस्ट बताया 1980 में किया था। कब किया था? तो 1980 में किया था। इसके लक्षण सब के बारे में भी सारी चीज़ें हमने बता दिए। जो भी जिस भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं वो सारी चीज़ हम आपको बता दिए, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की चांसेस ना हो। चाहे आप हार्ड शिफ्ट में पकड़ाए, चाहे आप इजी शिफ्ट में पकड़ाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप हमसे पढ़े हैं तो। क्योंकि हम एक चीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को लाने का प्रयास करते हैं और समझाते भी हैं उसको। कह रहा है कि चेचक की विशेष पहचान क्या थी? दाने अलग अलग अवस्था में होते थे? बिल्कुल नहीं, दाने समान अवस्था में होते थे। दाने केवल हाथ में होते थे? बिल्कुल गलत है। सभी दाने एक अवस्था में होते थे? बिल्कुल सही है। दाने में खुजली नहीं होती थी? बिल्कुल नहीं होता था, उसमें पस बन जाते थे तो खुजली होंगे ही। यहाँ पे कह रहा है कि नहीं होती है। तो 3 ऑप्शन आपको देखने से लग रहा है कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट सी बताए हैं, कुछ स्टूडेंट डी भी बताए हैं, लेकिन डी नहीं होंगे, ठीक ना। सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। मम्पस के बारे में आ गया, इसको गलसुआ कहते हैं। 1 मिनट रुकिए। गलसुआ गलसुआ रोग मुख्यतः किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये क्वेश्चन अगर 2 महीना बाद भी पूछेंगे तो आपको बनना चाहिए। अभी तो सबको बन जाना चाहिए, अभी तो जस्ट बताए हैं ना, तो अभी तो आसान लग रहा होगा, लेकिन ये सब चीज़ें भूलने वाले हैं इसलिए। या पिट्यूटरी ग्रंथि, या पायरोटिक ग्रंथि, या एंड्रीनल ग्रंथि। तो बताइए, ये मतलब कि गलसुआ किस ग्रंथि को प्रभावित करता था? तो ये पायरोटिक ग्रंथि को प्रभावित करता है। किसको? पायरोटिक ग्रंथि की मतलब कि इसमें सूज जाते थे, उसको क्या करते थे? प्रभावित करते थे। ये एमएमआर वैक्सीन की बात कर ले तो ये तो इसका फुल फॉर्म मतलब कि इसका जो तीनों वैक्सीन कौन कौन से मिला रहते हैं, मेजल्स, मम्पस, रुबेला, ये तीनों मिलकर बना रहता है। जैसे डीपीटी के बारे में जाने थे कल, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ये जाने थे कल कहीं क्लास में, उससे पहले के क्लास में भी डिस्कस हुआ था। आज एमएमआर के बारे में भी जान लिए। इस वैक्सीन की बात कर ले, इसमें कौन सा रोग शामिल नहीं है? देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है, कौन सा रोग शामिल नहीं, तो 3 तो इसमें से शामिल होंगे, तीनों का नाम भी बोल दिया है। एक होगा जो नहीं होंगे, खसरा नहीं होगा, या रिवेला नहीं होगा, या रेबीज नहीं होगा, या गलसुआ नहीं होगा, या कौन सा नहीं होगा बताइए? अभी जस्ट बताए हैं, फिर भी गलती कर रहे हैं। प्रताप चंद्र कैसे गलती कर रहे हैं? प्रीति का भी गलत है, रूपम का भी गलत है। चलिए डी जो भी बताया बिल्कुल सही है। रेबीज थोड़ी ना आता था, मम्पस, इसमें क्या थे? एमएमआर, ये ना है, ये हो गया मम्पस, ये हो गया रुबेला, ये क्या बताए थे? क्या कहते हैं जिसको हिंदी में खसरा कहते हैं? मेजल्स, मेजल्स वैक्सीन जो होती है, जो खसरा होती है, हिंदी में खसरा कहते हैं। गर्ल्स हुआ, रुबेला, ये तीनों तो इसी का है ना। रेबीज तो कुत्ता के काटने से, तो ये इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, तो कैसे गलती कर रहे थे आप लोग? डी आंसर होंगे ना। खसरा तो इसमें है ना, मेजल्स था ना, उसके बाद मम्पस, उसके बाद रुबेला, तो उसी को ना खसरा हिंदी में कहते हैं। और मम्पस को गलसुआ, और रुबेला तो रुबेला है, दोनों एक ही नाम है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही बोले जाते हैं। इसका चर्चा तो है नहीं। किसका? तो आपके रेबीज का। गलसुआ की गंभीर जटिलता कौन सी है? इसकी सबसे गंभीर जो जटिलताएं हैं वो क्या आती है? तो मतलब कि अंडकोश शोथ हो जाता है। क्या हो जाता है? अंश को आर्काइटिस, मतलब आर्काइटिस जो होती है, इसके सबसे जटिलता में से एक है गलसुआ का, ठीक है। ये दिया गया था जब थ्योरी करवा रहे थे तो वहां पे जटिलता का 3 नाम दिया गया था, उसमें ये भी दिया गया था। एक बहरापन था ना, एक बहरापन भी दिया गया था, वहां पर दिया गया था। और इसका हिंदी भी यहाँ पर दे दिया गया है, और बहरापन भी होता है इसके कारण, मतलब कि जो कह सकते हैं इफेक्टिवली बहरापन भी होते हैं। टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होते हैं? ये भी अब आपको पता हो जाना चाहिए। इकोलाई के बारे में भी पहले हमने क्लास में बता चुके हैं। विवरियो कॉलेरी के बारे में भी बता चुके हैं। इसमें से जो भी ऑप्शन आ रहे हैं सब के बारे में हमने एक एक क्लास करके हमने बता रखे हैं। तो बताइए इसमें किसी का गलती होना नहीं चाहिए। सल्मोनेला टाइफी, यही ना था? कौन था? सल्मोनेला टाइफी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल
होते हैं टाइफाइड के लिए। इसको आंत ज्वर भी कहे जाते हैं, आंतरिक बुखार भी कह सकते हैं। कह रहे कि विडाल परीक्षण किस रोग की जांच हेतु किया जाता है? विडाल परीक्षण किस रोग में किए जाते हैं? तो ये आपका टाइफाइड में ही किया जाता है। किसमें? टाइफाइड में। वहां पर दिया गया था थ्योरी में विडाल टेस्ट। टाइफाइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी बता चुके हैं। वायरल ज्वर, आंत ज्वर या रूमेटिक ज्वर किस नाम से जाना जाता है? इसके दूसरे नाम की बात कर ले, इसको आंत ज्वर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंटों का सही आंसर आया भी है। टाइफाइड मुख्यतः किस माध्यम से फैलता है? वायु के द्वारा, दूषित पानी एवं भोजन के द्वारा, मच्छर के द्वारा या त्वचा संपर्क से? तो बताइए टाइफाइड मुख्यतः किस माध्यम से फैलता है? तो टाइफाइड आपका मुख्यतः दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं। किन से? ये तो बहुत ही आसान हो गया आप सबके लिए। कह रहा है कि पीलिया में कौन सा पदार्थ बढ़ जाता है? हेमोग्लोबिन, बिलिरुबिन या प्लेटलेट या कैल्शियम? आपको ये भी पता होगा, आंसर पहले कर दीजिए तब बताएंगे। भी कर रहे हैं सभी का, मधु का, गायत्री का, राहुल का, प्रीति का, अमृता का, साइबी का, मनीषा, रूपम, सरवन, रूबी, सुरभि, रीता, कंचन, रेणु, अमृता, बेबी, सुशीला, गायत्री, ऋषंक, नेहा, सबका लगभग बी ही आ रहा है। रेणु, हाँ, अर्पिता, प्रताप, राकेश रंजन, चलिए विकास, नूतन, कंचन, सबका लगभग, सोनिया, परवीन, सबका बी आ रहा है। बी बिल्कुल सही। बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और आप देखते होंगे जो मतलब कि टॉयलेट का जो होते हैं मतलब कि तो वो मतलब कि उसका जो पीलापन रंग होता है वो पीला बिलिरुबिन के कारण ही होता है। कि ये कौन सा जिम्मेदार होता है? तो उसके लिए पीला कलर होने के लिए बिलिरुबिन ही जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने पहले भी एक बार चर्चा कर चुके थे और पीलिया में यही बढ़ जाते हैं। त्वचा एवं आंख पीला देखने को मिल जाते हैं। चलिए, पीलिया का सबसे सामान्य लक्षण कौन सा है? बाल झड़ना, आंख पीला होना। तो आंख पीला होना यही ना है सबसे सामान्य कॉमन लक्षण जो होती है, आंख का पीला होना। डॉन्डिस भी कहते हैं जिसको। आप लोग पीलिया नहीं समझ रहे हैं तो डॉन्डिस आप लोग तो समझ रहे होंगे ना, इसी को डॉन्डिस भी कहते हैं। सुमन का भी सही था, उर्मिला का, नेहा, सीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? क्या ये गुर्दा को, यकृत, लीवर को, हृदय या फेफड़ा को? तो बताइए हेपेटाइटिस बी किसको प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी की बात कर ले तो ये लीवर, जो लीवर है, यकृत, उनको प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है, आप लोग का स्टूडेंट का सही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रोग विश्व से समाप्त किया जा चुका है? तो अभी जस्ट हमने चर्चा किए थे थ्योरी में कि जो चेचक रोग है पूरा विश्व में उन्मूलन हो चुका है। लास्ट केसेस कहाँ पर दिखा था वो भी मेंशन था, कब इसकी समाप्ति की घोषणा की गई थी ये भी थ्योरी में भी बता दिए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। तो अब किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो अब आप लोग पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से सक्षम है आंसर करने के लिए, चाहे एग्जामिनर कितना भी क्यों न घुमा ले क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्न में कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस या टीबी? तो देखिए टीबी ड्रॉपलेट, छींक, खांसी इन सब से फैलते थे, जिसके लिए हवा भी, वायु रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तभी ना ड्रॉपलेट के माध्यम से फैल पाएगा। तो टीबी क्या होता है? ये रोग वायु के माध्यम से फैलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है और मैक्सिमम स्टूडेंट ए ही बता रहे थे, जो कि टीबी संक्रमित व्यक्ति के खांसी, छींक से फैलता है। नेक्स्ट है, क्षय रोग में कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है? तो क्षय रोग में अभी जस्ट बताए हैं कि क्षय रोग में सबसे अधिक फेफड़ा प्रभावित होता है। टीबी रोग में फेफड़ा प्रभावित होता बताए हैं ना, तो इसलिए चेस्ट फेफड़ा टेस्ट भी वहाँ पर लिखा गया था, चेस्ट टेस्ट किया जाता है। तो क्षय रोग में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग आपका फेफड़ा ही है।
अच्छा, आंसर दिख गया। कह रहा है कि गलसुआ रोग का कारक किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है, कौन से सूक्ष्म जीव इसके लिए कारक है, रिस्पॉन्सिबल है, तो बताइए। जीवाणु, वायरस, फुफुंडी, या मेनली ये पूछ रहा है गलसुआ किस प्रकार का रोग है, वही चीजें कहने का एक ही तात्पर्य है, जिस तरीके से भी आप समझिए। इसके लिए वायरस है, कौन सा सूक्ष्म जीव, तो वायरस इसके लिए कारक माने जाते हैं। और बिल्कुल सही आप लोग बता रहे थे, मैक्सिमम स्टूडेंटों ने सही आंसर किया है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित पानी से फैलता है। तो अभी जस्ट चर्चा किए थे, आप सबको अभी जस्ट बताए थे ना कि टाइफाइड रोग जो कि क्या चीज़ से फैलता है, तो ये आपको दूषित पानी से फैलते हैं। टाइफाइड आप लोग देखे होंगे ना, टाइफाइड किससे फैलते हैं, तो दूषित पानी, भोजन, इन सब से फैलते हैं। पानी दिया गया है तो पानी ही रखेंगे, तो ये टाइफाइड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या सही है? क्या फास्टली करवा दिए क्वेश्चन, क्या ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन करवा दिए? क्वेश्चन बहुत सारा था, करना था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पीडली कर दिए, क्योंकि थ्योरी करवाए रहते हैं ना, तो आप लोग भी आसानी से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय देने की वहाँ पर ज़रूरत है भी नहीं था। और इसीलिए हमने बहुत ही फास्टली आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। थ्योरी के साथ क्वेश्चन कराने में तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा सा रैपिडली खींचना भी पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पीलिया में पेशाब का रंग कैसा हो जाता है, ये तो बहुत ही बेसिक हो गया आप सबके लिए, बहुत ही आसान, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं, अभी जस्ट चर्चा किए थे। और बिलीरुबिन वाला याद रखिएगा कि उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वहां से फंस सकते हैं। ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पूछेंगे तो आप लोग सब बना लेंगे, आप ही नहीं सब बना लेंगे, लेकिन वो सब क्वेश्चन सबसे नहीं बनेंगे, तो सिलेक्शन वही सब क्वेश्चन आपको दिलाएंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि मतलब कि उस डेप्थ में है, तो उस क्वेश्चन को रिविजन करिएगा, उस क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए, तो सभी स्टूडेंट, राहुल का, विकास का, कंचन का, राधिका, नेहा, राकेश, रेणु, अमृता, खुशी, सबका लगभग सिया राय, रूबी, नूतन, सोनी, सोनिया, प्रवीण, शोभा, गायत्री, रिशंक, शबनम, अर्पिता, श्वेता, बेबी, मधु, चलिए सभी का लगभग सी आंसर, उर्मिला, सी आंसर आ रहा था, गहरा पीला, चलिए पीलापन का। चलिए, क्योंकि इसमें होता क्या है, तो इसमें बिलीरुबिन बढ़ जाता है, और बिलीरुबिन पीला